नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बहुत सारी खबरें आपको बताना जो कि जरूरी है आपकी समझ के लिए, आपके ज्ञान के लिए। प्रधानमंत्री 2 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर अगर सिंगापुर की बात की जाए, वो इसलिए क्योंकि 4 अहम समझौतों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर को लेकर, और सिंगापुर ने कहा है कि हम भारत के साथ सेमीकंडक्टर के निर्माण और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वो प्ले करेंगे। क्या है इसके मायने, हम आपको भी आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से और भी मजबूत हुए हैं, इन तमाम विषयों पर आपसे बातचीत होगी। साथ ही साथ आज शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश के जो अहम शिक्षक हैं, जो गणमान्य ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षकों को आज उन्होंने पुरस्कार देने का काम किया, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश के लिए रवाना। रवानगी से पहले सिंगापुर व्यापार जगत के लीडरों को किया संबोधित। एयरपोर्ट में निवेश के लिए कारोबारियों को भारत आने का दिया न्यौता। कहा, एयरपोर्ट और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में है ग्रीन जॉब्स की बड़ी संभावना। भारत और सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने कहा, हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है सिंगापुर। हम भी बनाना चाहते हैं भारत में कई सिंगापुर। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई। कहा, पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से 50 शिक्षक, 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के शिक्षक भी किए गए सम्मानित। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है गंभीर। डेमोग्राफी पर हो रहे असर और आदिवासी आबादी की गिरावट पर भी जताई चिंता। अगली सुनवाई 12 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी है अदालत में चुनौती। और शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की यात्रा बहुत ही खास रही। इस यात्रा के दौरान जहां दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं सहयोग के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुले। यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 एमओयूज पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा, दोनों देशों के संबंधों को मिली और मजबूती। सहयोग के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले। भारत और सिंगापुर के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर। भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक। पीएम ने सिंगापुर को साझेदार देश के साथ साथ विकासशील देशों के लिए बताया प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद का दौरा किया, जहां पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को बधाई दी और दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत हो रहे संबंधों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ साझेदार देश नहीं, बल्कि हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं।
और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। पीएम मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष की मौजूदगी में भारत और सिंगापुर के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन शामिल हैं। Prime Minister also visited AEM, which is a leading Singapore company in the semiconductor space and in electronics. There, he was briefed about AEM's role in global semiconductor value chain, its operations and plans for India, and given our efforts to develop our own semiconductor manufacturing ecosystem. At the facility, the two prime ministers also interacted with a group of interns, both from India and Singapore, who had undergone skill training as part of bilateral programs. The Indian interns were from the Odisha World Skill Center. प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बाद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां पर ओडिशा के विश्व कौशल केंद्र से भारतीय प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत भी की। सिंगापुर और इंडिया दोनों मिल जाए तो वो और भी आगे बहुत ही कुछ हो पाएगा। और सिंगापुर एक ऐसा देश है कि बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर रह के। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि स्टूडेंट इंटर्नशिप में आना है इधर सिंगापुर में, इधर विजिट करके इधर सब जानना है कैसे लोग काम करते हैं यहाँ पे, कैसे तरीका होता है। उसके बाद इंडिया जाके ये सब तरीका आजमाना है। इंडिया एंड सिंगापुर बॉन्डिंग अगर अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में उड़ीसा के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो हमारा कुछ काम बन नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो बहुत अच्छा डील है हमारा। हम लोग भी पता चला कि इधर हो के हमारा इंडिया और सिंगापुर के बॉन्डिंग हो सकता है तो अच्छा होगा हमारे स्टूडेंट के लिए। बोथ कंट्री आर डेवलप। प्रधानमंत्री मोदी के दोपहर के भोजन की मेजबानी सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने की। बाद में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के इस 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग में इजाफा तो हुआ ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर तो पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ रिश्तों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। कौशल विकास और सेमीकंडक्टर जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बनी सहमति से दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा और व्यापक हो चला है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह और कानून मामलों के मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने सिंगापुर की कंपनियों को इस विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं सिंगापुर की कंपनियों के प्रमुखों ने भारत के साथ भविष्य के व्यावसायिक सहयोग के लिए विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि ये सुधार वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जरूरतों पर केंद्रित है। पीएम ने एविएशन जैसे क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का भी विस्तार से उल्लेख किया। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है, और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। आप आइए, नए एयरपोर्ट के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए,
डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। और वहीं यूपीआई की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले भारत में होता है। पीएम ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों को भी गिनाया। पीएम ने कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल का भी जिक्र किया। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हमको एक छोटा सा टुकड़ा एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़ें, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर परीक्षण कंपनी AEM होल्डिंग्स के अध्यक्ष लोके वाई सेन ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को काफी मजबूती मिलेगी। If you look at the Indian diaspora across the world, it's very clear to see that the leaders in semiconductors are there. How we can collaborate, obviously, this change in a way that impacts Moore's law and advanced packaging creates opportunity for both nations. Prime Minister Modi's visit here is very apt because that signals that symbiotic relationship where it starts with the business relationship, the investments. So all stakeholders have to benefit in this relationship. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरह से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। और आज इसको लेकर सिंगापुर के साथ एक अहम समझौता भी हुआ है। तो विस्तार से हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो क्या है, भारत में आज उसकी स्थिति क्या है। तो हमने जैसे कहा कि चिप का चैंपियन बनेगा भारत, और आने वाले वर्षों में ये जरूर भारत जो है वो चिप का चैंपियन बनेगा। इस वक्त देखिए भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जल्द ही एक ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर अग्रसर है। ग्लोबल प्लेयर न सिर्फ भारत और इसके आसपास बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है, और उस बनने की राह पर है भारत। आने वाला समय जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की तारीख में जो इंडस्ट्री 4.0 है उसमें एक बहुत ही अहम कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर, और इसलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की भूमिका पूरे वर्ल्ड में निर्णायक होगी, क्योंकि भारत में टैलेंट है और वो सारी चीज़ें R&D है, और जब एक बार इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो पूरे विश्व में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका की स्थिति में भारत होगी। उसके बाद भारत और सिंगापुर, जो हमने कहा कि आज डील हुई है, समझौते हुए हैं, भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर समझौता हुआ है। किस तरह से वो हमें किन किन क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं और भारत किस तरह से इस दिशा में और भी आगे बढ़ सकता है, तो इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और इस समझौते से भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ काफ़ी है, भारत में उस टैलेंट को और भी डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी जब वो हमारी सहायता करेंगे। जो समझौता हुआ है उसके बाद से हमारे जो टैलेंट हैं उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मजबूती होगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी साझा होंगी। अब इस समझौते से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क मैनेजमेंट कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को और भी कैसे मजबूत किया जाए, उससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी अब दोनों देश आपस में साझा करने का काम करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लिए चलते हैं, ये सारा मिशन है क्या। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में इसका आरंभ किया था, इसको लॉन्च किया गया था। सेमीकंडक्टर मिशन का लॉन्च किया गया था, और इस मिशन में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका निर्माण मकसद है। तो फैब यानी डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र और चिप, ये कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य है। हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी मिली है। बीते कुछ महीनों में 3 जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं
उनको स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। माइक्रोन की तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि हम सेमीकंडक्टर की इकाई का स्थापना करना चाहते हैं, तो गुजरात के साणंद में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित होगी, तो गुजरात में 2 और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जाएगी। 20,000 इससे कहा जा रहा है कि इस इकाई की स्थापना के बाद से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जो स्किल्ड लेबर होंगे, स्किल्ड जो अनुभवी प्रशिक्षित लोग होंगे, 20,000 उनको रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष तौर पर 60,000 रोजगार के मौके सृजित होंगे इन इकाइयों के निर्माण के बाद से। और इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं तो डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव जो क्षेत्र है उसकी बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की बात की जाए, दूरसंचार विनिर्माण की बात की जाए, ये सारे इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जो रोजगार के मौके हैं वो सृजित होने का काम करेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार जो है, एक रिपोर्ट में, और सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि आने वाले वर्षों में यानी कि 2030 तक की बात की जाए तो ये पूरा सेमीकंडक्टर का जो बाजार है वो 109 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। 109 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आकार, और भारत में इसकी क्षमता, इसको और भी विस्तार करने की लगातार आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि ये जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उस पर एक निगाह डालते हैं। इन इकाइयों का जो सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से बहुत ही कम समय में 4 बड़ी जो सफलता हमने हासिल की है, हमने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को हमने अचीव किया है, ये हम आपको बता रहे हैं। वो कौन कौन से हम आपको बता रहे हैं। इन इकाइयों से भारत में जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है वो काफी मजबूत होगा, उसकी स्थापना होगी। इस पूरे इसका जो सामरिक महत्व है वो, भारत के पास पहले से ही चिप का जो डिजाइन है, चिप डिजाइनिंग में काफी गहन क्षमताएं मौजूद हैं, टैलेंट यहां पे हैं चिप डिजाइन में, और उसको लेकर हम लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। इन इकाइयों के साथ ही हमारा देश चिप विनिर्माण या चिप फैब्रिकेशन में जो कैपेसिटी है वो डेवलप करने के लायक बन जाएगा। चिप फैब्रिकेशन में, चिप डिजाइन और चिप फैब्रिकेशन। भारत में उन्नत पैकेजिंग की जब बात आती है तो उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से भी विकसित किया जाएगा। तो ये कुछ 4 जो इंपॉर्टेंट जो इसके माइलस्टोन्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि पैकेजिंग की भी बात कीजिए है, वो भी इसका विकसित किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें इन इकाइयों का सामरिक महत्व हम बता रहे हैं, किस तरह से भारत आने वाले वर्षों में न सिर्फ चिप का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके डिज़ाइन की बात की जाए, फैब्रिकेशन की बात की जाए, तो इन तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम है उसमें भारत अभी कहाँ है, आने वाले वर्षों में इसको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमें और किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबल प्लेयर बनेंगे तो उसके लिए और किस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो सेमीकंडक्टर पर ही है और जो हमारा आज का विशेष है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत। जी हाँ, लगातार भारत जो है वो अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है इस पूरे सेक्टर में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। तो क्या है ये पूरा सेक्टर, किस तरह से भारत आगे बढ़ता जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, और आज जिन दूसरे अहम समझौतों पर बातचीत हुई है भारत और सिंगापुर के बीच में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ प्रसून शर्मा जी हैं जो कि संस्थापक और CEO हैं WUS के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत दीपक जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा हम सभी देख रहे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं तमाम मीडिया में कि ये जो यात्रा है सिंगापुर की वो बहुत सारे मायनों में बहुत ही खास है। लेकिन शुरुआत आपसे पहला कमेंट, क्योंकि आज का हमारा विशेष जो है वो सेमीकंडक्टर को लेकर है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो आज समझौते हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण उसे आप मानते हैं दीपक जी? सर, आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। दूरदर्शन तो मेरी माँ है, मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। जब माँ के घर आता हूँ तो थैंक यू वेरी मच एंड यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। प्रसून साहब यहाँ पर हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है तो सीखने का मौका मिलेगा जी। सिंगापुर से आपने सेमीकंडक्टर की बात की, जिन्हें हम चिप्स कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिनका संबंध है। भारत के पास मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन कुछ हाईली स्किल्ड सेक्टर्स हैं जहां पर हमें अभी विदेशी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ताइवान के साथ हमने बात की है, अमेरिका के साथ बात की है, वो देगा नहीं साहब, वो अपना जरूर कुछ ना कुछ जो उसको चाहिए वो मांगेगा हमसे। और सिंगापुर, ये मैं रहा हूं उस एरिया में सर। मैं आपका डेप्यूटी हाई कमिश्नर होता था मलेशिया में, कई बार गया हूं सिंगापुर। उसने जब हमसे कुछ भी वादा किया है, सिंगापुर कभी उससे चूका नहीं है। We have never done anything कि वो हमने कभी कुछ नहीं किया कि उनको तकलीफ हो, उन्होंने कुछ नहीं किया जो हमको तकलीफ हो। और अगर आप सिंगापुर की जो सक्सेस है वो है कि उनकी इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और कंपेटिटिव कॉम्पेंसेशन और दूसरे देशों से सीखा है। यही चीज सर, जब मैं वहां पे था, ली कुआन यू, द लेजेंडरी ली कुआन यू प्रधानमंत्री होते थे सिंगापुर के, उनके चरणों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे सुना है। और मुझे जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखता हूं और उनके जो विचार हैं सर, मुझे ली कुआन यू याद आते हैं। दैट्स व्हाई इतने अच्छे मित्र थे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पीएम साहब वहां पे गए थे जब उनका निधन हुआ था, उनके फ्यूनरल के लिए। सो ये सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर। ये सेमी वेमी इसको कुछ नहीं है सर, इट्स सुपर कंडक्टर। और इसी के साथ भारत आगे बढ़ेगा। बहुत दूर हम आ चुके हैं। अब वो क्वांटम जंप जो हमने लेनी है, वो सिंगापुर जैसे देश हमें वो टेक्नोलॉजी दे सकते हैं सर। ठीक है दीपक सर, ये तो हुई सेमीकंडक्टर पे, बाकी और भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। इस पूरी यात्रा को, चूंकि अब वो रवाना हो चुके हैं वहां से, कैसे देखते हैं? समअप के तौर पर आपसे अगर जानने की कोशिश करें, कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा का? क्या कुछ आउटकम निकला इससे? इसमें से जो पुरानी हमारी दोस्ती थी उसको दोहराया गया है और कुछ नए पुल हमने बांधे हैं। सो न्यू ब्रिजेस जो होते हैं कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप के सिंगापुर के साथ। और सर, मैं आपको बताता हूं स्पष्ट रूप से, जब आसियान के साथ हमारी पार्टनरशिप की बात हो रही थी एज अ डायलॉग पार्टनर, तो सर एक सिंगापुर था जो कहता रहा कि भारत को आना पड़ेगा। और ली कुआन यू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कहते हैं अगर एशिया को सबमर्ज नहीं होना है तो भारत को इमर्ज होना पड़ेगा। मैं मलेशिया में था सर, और वो तो फिर खेल खेलते थे हमारे साथ, ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे। इंडोनेशिया चुपचाप था, ये बड़े देश है। थाईलैंड हमारा समर्थन करता था। लेकिन सिंगापुर में ली कुआन यू साहब बोले कि अगर आप लोग नहीं चाहते कि चीन आपको हड़प कर जाए तो भारत के साथ दोस्ती बनाओ। ये बेसिक थिंग, और इस विजिट से प्राइम मिनिस्टर ने उस दोस्ती को और मजबूत किया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। बने रहिए हमारे साथ। प्रसून शर्मा जी हैं, संस्थापक और CEO हैं WUS के। प्रसून जी, ये जो पूरा सेमीकंडक्टर और चिप का जो पूरा बाजार है, हमने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाले वर्षों में हम ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे में आज की तारीख में अगर भारत की बात की जाए, क्या है, क्या स्थिति, किस स्थिति में, किस पोजीशन पे हम हैं, क्या इकोसिस्टम है, सिंगापुर हमारी किस तरह की मदद कर सकता है? जी, इसमें दोनों का ही फायदा है। अगर आप देखिए जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट है, उसका जो उत्पादन है उसका 10% सिंगापुर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स है या मशीनरी है,
उसका 20% जो सप्लाई वो सिंगापुर करता है। तो सिंगापुर को भी एक बड़ी मार्केट मिल रही है, क्योंकि अगर जैसे आपने बताया कि हमारे जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत हमें ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज मशीनरी चाहिएंगी, और जो हमारा मार्केट है 100 बिलियन के आसपास का, वो भी सिंगापुर को दिख रहा है। दूसरा तरफ है कि जो आसियान का गेटवे और सेमीकंडक्टिंग का जो मार्केट है थ्रू सिंगापुर, वो 50 बिलियन के आसपास है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड सिंगापुर। और सिंगापुर के पास जो टोटल इकोसिस्टम कहते हैं सेमीकंडक्टर का, जैसे चिप डिजाइनिंग से लेके फैब्रिकेशन से लेके टेस्टिंग से लेके, वो पूरा इकोसिस्टम सिंगापुर के पास है, क्वालिटी टेस्टेड है, और उसमें इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि सिंगापुर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 5वें नंबर पे है। बिल्कुल। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज सिंगापुर के पास है, वो नॉलेज शेयरिंग और जो हमारे जो अभी सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसका मेंटेनेंस और हाउ वी कैन बिकम अ ग्लोबल सप्लायर, उसमें काफी हमें मदद मिलेगी। और भारत सरकार ने अभी बजट के दौरान जो इंटर्नशिप्स का एक अनाउंसमेंट की है तकरीबन 1 करोड़ की, तो उसमें से काफी बड़ी मात्रा में जो इंटर्नशिप्स होनी चाहिए वो इस क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ये सेमीकंडक्टर मिशंस में होनी चाहिए। और जो हमारा आजकल स्किलिंग का, जैसे इसमें एक स्किलिंग का भी MOU साइन हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक तरफ से मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी सिंगापुर से मिल सकती है, एक्सपीरियंस मिल सकता है, और हमारे जो यूथ है वहां पे जाके इंटर्नशिप या ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव विन विन सिचुएशन है, और सिंगापुर को भारत का मार्केट दिख रहा है, उनको यूथ चाहिए या स्किल्ड लेबर चाहिए अपनी इकोनॉमी के इंजन को रन करने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रसून जी, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, और उन्होंने कहा कि 2025 के मध्य तक भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आ जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इससे पहले चाहे वो आनंद की बात हो, गुजरात में 2 जगह, और फिर असम के मोरेगांव में इसकी स्थापना की बात कही जा रही है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें किसी जगह स्थापित करने के लिए, चाहे वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, एक पूरा जो सप्लाई चेन सिस्टम है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। भारत इन तमाम फैक्टर्स में अपने आप को कहाँ पा रहा है? तो भारत, क्योंकि ये एक बहुत लंबी मैन्युफैक्चरिंग चेन होती है, तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, तो ओवरऑल जो 4-5 मेजर वैल्यू चेन के पार्ट हैं इसके है। पहला IC डिजाइन, जिसमें डिजाइनिंग है, तो उसमें भारत ऑलरेडी जो विश्व के जो चिप डिजाइनिंग है वो भारत से हो रही है। वहां पे हमारे पास एक्सपर्टीज ऑलरेडी है, तकरीबन 20+% जो ग्लोबल चिप डिजाइनिंग हो रही है वो भारत से ही हो रही है, उनके R&D सेंटर्स हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं असेंबली टेस्टिंग में, वेफर फैब्रिकेशंस, वो थोड़ा हमारे लिए नया है और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लास्टली इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी हमें सिंगापुर जैसे या वेस्टर्न वर्ल्ड, वो हमारे लिए नया। तो इन 2 क्षेत्रों में हमें ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट और नॉलेज शेयरिंग चाहिएगी। हम ऑल्दो भारत तैयार है, हमारा जो कमिटमेंट है लीडरशिप के, बिकॉज ये एक ना सिर्फ रिसोर्सेज की बात है, इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बाय टॉप मोस्ट लीडरशिप। वो चाहिए होती है, क्योंकि ये 5 से 10 साल लगते हैं ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। पर अगर आप भारत की स्पीड देखिए तो वो लगता है कि उसके आधे समय में ही ये सारा कुछ अचीव कर जाएंगे, जो कि एक मतलब एक तरह से सक्सेसफुल केस स्टडी बन सकती है पूरे विश्व में। तो ये 4 जो मेजर फैक्टर्स हैं, उसमें से 2 में हमें ऐसे स्टेक होल्डर्स या सपोर्टर्स की जरूरत है। उसके बाद हम इन हाउस या मेड इन इंडिया चीजें बनाना शुरू कर देंगे, पर इनिशियली खासकर चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के लिए और जो ट्रेनिंग जो हमें मैन पावर चाहिए उसके लिए हमें ऐसे देशों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और जैसा कि दीपक सर कह रहे हैं कि एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है सिंगापुर, तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी लगातार वो हेल्प करता रहेगा, मदद का हाथ भारत की तरफ आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन दीपक सर, इसके अलावा भी चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, डिजिटलीकरण की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों में चूंकि आपने वहाँ पे काम किया है, डिजिटल इंडिया जो हम चला रहे हैं उसमें किस तरह की हेल्प वो कर सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो किस तरह की हमारी मदद कर सकता है, कैसे देखते हैं इसको? हेल्थ के क्षेत्र में सिंगापुर, सर मुझे याद है बहुत साल पहले जब मेरे फादर बहुत बीमार थे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में
डॉक्टर जो उनको ट्रीट कर रहा था इंटर्न वाज फ्रॉम सिंगापुर। ये बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 70s की। और अब आप देखिए कि जब यहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक कांड हुआ था एक लड़की के साथ, बस के अंदर कुछ हुआ था कुछ साल पहले, तो उसको फिर सिंगापुर ले गए थे हम लोग कि शायद वो बच जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे सीखी उन्होंने, ली मेडिकल टेक्नोलॉजी और उसको आगे डेवलप किया। सिंगापुर ये एग्जाम्पल है टू लर्न फ्रॉम ऑल कंट्रीज, सब देशों से सीखो, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस लो। इसीलिए मेरा मानना है सर, भले ही ली कुआन यू चले गए लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मन में। आपको एक चीज और बताता हूं सर, जब एक बार मेरी मुलाकात हुई थी ली कुआन यू साहब से, तो मैंने उनसे कहा था सर व्हाट शुड इंडिया डू, और उन्होंने एक चीज कही, अपने कान खोले रखो, अपनी आंखें खोली रखो, लुक फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जहां मिले तुमको, हमसे मिलती है हमसे लो, हम देंगे, आपसे हमें कोई डर नहीं लगता। मैं पूछना चाहता था कि चीन से आपको डर लगता है, लेकिन मैंने पूछा नहीं उनसे, बट कितनी गर्मजोशी के साथ उन्होंने बात की, और वही फीलिंग उनके बेटे की जो बने प्राइम मिनिस्टर, जो अब सीनियर मिनिस्टर है, और अब जो प्राइम मिनिस्टर, वन आफ्टर द अदर, इनमें से कोई नहीं है जिसने कहा है कि मैं भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना नहीं चाहता। ये बड़ा रेयर होता है इस टाइप का टोटल कन्वर्जेंस दो देशों के बीच में। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो एक दूरदर्शी नेतृत्व है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसलिए जो नेशंस हैं, जो फ्रेंडली नेशंस हैं, वो लगातार आगे आ रहे हैं और खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए और आपको जो भी मदद चाहिए हम उसको देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही, आपसे फिर कभी बातचीत होगी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। और प्रसून जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे सौर महोत्सव की। वो इसलिए क्योंकि भारत ने और प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा कि 2070 तक भारत से जो कार्बन एमिशन है उसको हम बहुत ही सीमित कर दें, जीरो कर दें। और इसलिए भारत ने बीते वर्षों में एक शुरुआत की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और इसी कड़ी में आज भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया। तमाम देशों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भी इसको संबोधित किया। क्या कुछ है ये महोत्सव और इसके क्या कुछ है मायने, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया और इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी सूर्य की महत्ता को दर्शाया गया है। आज भी लाखों लोग सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में अपने अपने तरीके से सूर्य का सम्मान किया जाता है।
पीएम ने कहा कि ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। ये महोत्सव हमारी धरती को एक बेहतर प्लेनेट बनाने में मदद करेगा। This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि एक संगे मील है। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि इस गठबंधन का विकास वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. In the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत ISA के संस्थापक सदस्य के रूप में वैश्विक समुदाय विशेष रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। As a global climate leader, India champions the practical, affordable, sustainable solution that will help the nation to meet their developmental needs. India's RE journey, therefore, has been symbol of hope to entire world. Scripting the remarkable growth rate, solar energy has swiftly risen as most promising clean energy technology in India. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव साझेदारी बनाकर नवीन वित्त पोषण को अनलॉक करके अत्याधुनिक तकनीक को तैनात करके और ISA सदस्य देशों में क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक सौर अपनाने को प्रेरित करेगा। We should be celebrating those Australians and Indians amongst us, the fact that we are on the pathway to a renewable energy partnership where the deepening contribution between Australia and India goes from strength to strength. The interest raised amongst member countries for Star-C program, it is very encouraging. It reflects the significant needs of emerging and developing countries in the field of capacity building. अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव व्यवसायों, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थाओं को संरेखित करता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम परिवर्तनकारी सहयोग के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जो कि किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य में दुनिया के परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करेगा। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा और समझा किस तरह से इस गठबंधन में 100 से ज्यादा देश आ चुके हैं और 90 से ज्यादा देश आने के उत्सुक हैं, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह, सुखद आश्चर्य, कि आप कह सकते हैं कि जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर भारत ने सौर ऊर्जा का वो सिरमौर बन चुका है और लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की भी शुरुआत हुई है। किस तरह से ये सारी चीजें काम कर रही हैं, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव भारत की मेजबानी में दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, जो पृथ्वी को हरित ग्रह बनाने और हरित भविष्य के लिए भारत के दुनिया के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।
इसकी परिकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी। 2020 में अपने फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। वर्तमान में 119 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 99 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक साधन प्रस्तुत किए हैं। 44 देशों में इसने लगभग 10 गीगावाट बिजली विकसित करने में सहायता की है। गठबंधन ने सौर पंपों की वैश्विक कीमतों को कम करने में भी भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र के निवेश को सक्षम बनाया जा रहा है। अफ्रीका, एशिया प्रशांत और भारत के कई होनहार सौर स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ गई है। नीति आयोग द्वारा विकसित एक टूल इंडिया एनर्जी सिक्योरिटीज सिनेरियोज 2047 के अनुसार बिजनेस एज यूजुअल BAU परिदृश्य के तहत वर्ष 2047 तक सौर क्षमता का हिस्सा 1860 गीगावाट की संभावित कुल स्थापित क्षमता का लगभग 46% होने का अनुमान लगाया गया है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए प्रचार में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों की तैयारी तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की गुरुवार को अंतिम तिथि थी।
इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर में, उसमें हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं और आज 5 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन इशू किया गया है। आज से नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चारों आरओज के ऑफिस में फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, जहां पे नोटिफिकेशन में उनको क्लैरिफाई किया गया है कि यही लोकेशंस हैं जहां पे आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पे चारों आरओ ऑफिसेज में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है एज पर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स, और जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे जैसे वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं उनको उनकी सिक्योरिटी उसी टाइम से उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख और नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। रविंद्र रैना ने नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो भी किया। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा, भाजपा की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से एक शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली की पहली बड़ी जीत नौशहरा विधानसभा से होगी। कमल का फूल नौशहरा से भी खिलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। मेंढर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार मुर्तजा खान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सेंट्रल शाल्टेंग विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बीच बगावत का दौर भी जारी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साहिल फारूक ने बगावत करते हुए गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। जम्मू कश्मीर की अलायंस और खासतौर से कश्मीर की अलायंस से वो इतना परेशान क्यों है? या तो वो समझते हैं कि उनके जो बिसात उन्होंने 10 साल में बिछाई थी, जो ख्वाब वो देख रहे थे, या तो वो अपने ख्वाबों को चकनाचूर होते देख रहे हैं। तो ये जो अलायंस है ये यहाँ के लोगों के भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। अमित शाह जम्मू में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह कल जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरों पर आएंगे और एक तो मैनिफेस्टो रिलीज का कार्यक्रम है जो एक मतलब बड़ा अच्छा एक मेगा इवेंट रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के प्रति क्या विजन है, हमारी क्या आगे जो पॉलिसीज रहेंगी वो उसको रिलीज करेंगे और अपने मुख से भी जो लोगों को बताएंगे। बात करें हरियाणा की तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के गीत जन्मस्थल ज्योतिसर तीर्थ पर नमन कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बिगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। आज शुभारंभ श्री गणेश है और ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी देगी। 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी, कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान करें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। खबर पैरालंपिक से है। कपिल परमार ने, बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की है। जी हां, 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। हरविंदर ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था और पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने थे। पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह ने साबित कर दिया है कि हौसलों में ऊंची उड़ान हो तो फिर पैरों में जान के मायने कमतर हो जाते हैं। 1.5 साल की उम्र में हरविंदर को डेंगू हो गया था और उसके इलाज के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन के दुष्प्रभाव के चलते हरविंदर के पैर निष्क्रिय हो गए थे। पैरों की गतिशीलता जाने के बावजूद हरविंदर ने हार नहीं मानी और आज नतीजा सबके सामने है। तीरंदाजी में हरविंदर के स्वर्णिम सफर पर नजर डालें तो साल 2012 में लंदन पैरालंपिक देखने के दौरान उन्हें तीरंदाजी के प्रति जुनून का एहसास हुआ। 2017 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने पदार्पण किया और 7वें स्थान पर रहे। 2018 के जकार्ता एशियाई पैरा खेलों में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। कोविड महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में उनके पिता ने अपने खेत को तीरंदाजी रेंज में बदल दिया ताकि वे ट्रेनिंग कर सकें। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। वे भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज बने। 2022 एशियाई पैरा खेलों में हरविंदर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 2023 एशियाई पैरा चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। अब पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही हरविंदर पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। हरविंदर की इस उपलब्धि से उनके परिवार के लोग बेहद खुश हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब ये सारा मेहनत का फल है। जिवें उन्होंने पिछली बार भी टोक्यो दे विच जापान दे विच उन्होंने ब्रॉन्ज मैडल जितया। इस तो बाद भी उन्होंने इन्ना ज्यादा मतलब कीती है ना, स्ट्रगल किया जां
ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਭ ਤੋਂ ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ दूर है, घर तो दूर है, अपने छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ दूर है। ये उनका लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। तीरंदाजी में सफलता के साथ वे पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD भी कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों से विजय तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रमाण है। हरविंदर की संघर्ष से सफलता की कहानी याद दिलाती है कि समर्पण और दृढ़ता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और आखिर में नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार असम समझौते की 6ठी अनुसूची के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करेगी। देश में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से नई दिल्ली में अखिल भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में आज पुलिस ने मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास काराकागुडेम मंडल के रघुनाथ पालेम के पास की है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में तेलंगाना के कुछ शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। इस चुनाव से नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। अब कमेटी का नेतृत्व बीजेपी के पास आ गया है, जिसकी निगरानी LG करेंगे। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। STF के डिप्टी SP धर्मेश शाही की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव को मार गिराया गया। और सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक महत्व है। प्रसिद्ध कुंभ मेले 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडिया थिंक काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश भर के कई राज्यों में कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हैदराबाद के नारायणम्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठक हुई।